पहला प्रश्न है, बुर्जहोम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में। बुर्जहोम कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले में स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यह स्थल नवपाषाण काल से लेकर महापाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक मानव निवास में क्षणिक चरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बुर्जहोम में 3000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक की कृषि, वास्तुकला, अनुष्ठान प्रथाओं और प्रौद्योगिकी के विकास के प्रमाण यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दांतीदुर्ग था। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। यानी आंसर है आपका बी वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़। 30 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहद ऋण मेले का आयोजन किया। इस बृहद ऋण मेले का आयोजन यूपी के सभी 75 जिलों में किया गया। इसमें कारीगरों और उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। चौथा प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 85वीं, 86वीं, 87वीं, 88वीं। देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक को लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स जो है एक वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म है जो कि इसे तैयार करती है। इस सूचकांक में इस बार 199 देशों को शामिल किया गया था। इसमें पहले स्थान पर जापान रहा है और भारत का स्थान इसमें 87वां है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बिमलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, करिकाल, चिंसुरा। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मसूलीपट्टनम की स्थापना जो थी 1605 में की गई थी। बिमलीपट्टनम कारखाने की स्थापना जो है 1641 में की गई थी। करिकाल की स्थापना जो है 1645 में की गई थी और चिंसुरा की स्थापना जो है 1653 में की गई थी। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा मसूलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम, करिकाल और चिंसुरा। तो आंसर होगा यहां पर ए वाला, 2, 1, 3, 4। छठवां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था और इसमें मांगा गया राजस्व इतना ज़्यादा था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव को छोड़कर नए क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही नहीं है। देखिए, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, यानी कि अहमदाबाद में नहीं हुई है बल्कि कहाँ हुई है? ब्रिटेन में हुई है। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई जिसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है, पहला वाला सही है। तो सही आंसर है ए वाला, केवल एक। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 5 जून 2022, 5 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 को
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज से यानी BRD मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान को प्रारंभ किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 8वां प्रश्न है, परिमाण संबंधित है हिमालय क्षेत्र से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, पूर्वोत्तर क्षेत्र से, तटीय क्षेत्र से। परिमाण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए पोर्टल है। इसे अगस्त 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 9वां प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। इन तीनों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, यानी इसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी हुई हैं। विनय पिटक में मठ में रहने वाले लोगों के नियम और विनियम हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है, यानी ये बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 10वां प्रश्न है, सूची 1 में शासक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके साम्राज्य हैं। देवपाल, देखिए देवपाल जो है पाल साम्राज्य का शासक था। दांतीदुर्ग जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासक था। भोज जो है प्रतिहार साम्राज्य का शासक था। और पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान साम्राज्य का शासक था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 11वां प्रश्न है, लौहरादेव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, बलिया। लौहरादेव स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस स्थल से लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच की मानवीय गतिविधियों और चावल की खेती के आरंभिक प्रमाण मिलते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 12वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार विभजित कीजिए। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, कराची अभियान, राजधानी का स्थानांतरण, दोआब में कराधान। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन 1329 में किया था। कराची अभियान जो है ये 1330 ईस्वी में हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण 1327 ईस्वी में किया था। इसने जो है दोआब में कराधान 1326 ईस्वी में लगाया। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 4 3 1 2। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का सी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? महनगर, आजमगढ़, लखनऊ, चंदौली। 3 जुलाई 2022 को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्ति दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव की थीम 3R थी। 3R का मतलब रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है, डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंचूड़ ने की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। तो ये न्यायमूर्ति DY चंचूड़ ने नहीं किया है, बल्कि जस्टिस UU ललित ने किया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जो 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक है, इस बैठक का आयोजन जो है नालसा
और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मिलकर किया है। ये जो अदालत है ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्टार्ट की गई है, बल्कि ये राजस्थान में स्टार्ट की गई है। और ये अदालत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित होने वाली अदालत है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सेंट थॉम का युद्ध 1748, अंबूर का युद्ध 1749, वांडीवास का युद्ध 1763, विदारा का युद्ध 1757। देखिए 1740 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था और प्रथम कर्नाटक युद्ध को मद्रास में सेंट थॉम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेनाओं और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका ई वाला गलत हो जाएगा। अंबूर के युद्ध की बात करें तो अंबूर का युद्ध जो है 1749 ईस्वी में लड़ा गया है। इसमें मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने युद्ध लड़ा है, जिसमें अनवरुद्दीन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी गई है। वांडीवास का युद्ध जो है 1763 में नहीं बल्कि ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। विदारा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया। इसमें डचों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका केवल बी वाला सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 16वां प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? लॉर्ड विलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए 1798 ईस्वी में लॉर्ड विलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने संधि की थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? हर्षित तोमर, प्रतीक श्रीवास्तव, कपिल चौधरी, नीर नेहवाल। 3 जुलाई 2022 को आगरा में नोएडा के नीर नेहवाल और चिराग सेठी विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन बने हैं। तो यहाँ पर नीर नेहवाल और नोएडा के ही चिराग सेठी ये दोनों ही जो हैं अंडर 19 पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन बने हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 18वां प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ। वह संबंधित थे भारत से, बांग्लादेश से, मिस्र से, अमेरिका से। डॉक्टर इनामुल हक का संबंध बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश के प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे। डॉक्टर इनामुल हक को वर्ष 2020 में भारत में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 19वां प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के अनुसार प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन था। भौतिक कारक नाशवान हैं, वहीं आध्यात्मिक कारक बाहरी हैं और लगातार खुद को विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो पहले ऋषभदेव हैं और अंतिम जो है भगवान महावीर हैं। तो यहाँ पर आपके 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आपका सही आंसर होगा बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 20वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में नादगवंदा शब्द संदर्भित करता है सैन्य अधिकारी को, पुजारी को, कोषाधिकारी को, राजस्व अधिकारी को। राष्ट्रकूट साम्राज्य में राजस्व अधिकारी जो है नादगवंदा या फिर
देसा ग्रामकूट कहलाते थे। तो राजस्व अधिकारी को नादगबंदा या फिर इन्हें देसा ग्रामकूट कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला सही है, तो सही आंसर है डी वाला। 21वां प्रश्न है, आहार बनास संस्कृति का संबंध था पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बलूचिस्तान से। आहार संस्कृति, जिसे बनास संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य की आहार नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति है। तो आहार बनास संस्कृति का संबंध राजस्थान राज्य से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिज्र खान, मुबारक शाह। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का जो पहला शासक है वो खिज्र खान है, और खिज्र खान का टाइम पीरियड जो है 1414 से लेकर 1421 तक है। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह आता है, और मुबारक शाह का टाइम पीरियड जो है 1421 से लेकर 1434 तक है। इसके बाद मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड जो है 1434 से लेकर 1443 तक है। उसके बाद आलम शाह है। आलम शाह का टाइम पीरियड जो है 1443 से लेकर 1451 तक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 यानी डी वाला। 23वां प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 को 4 जुलाई को जारी किया, और ये जो है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया था, न कि नीति आयोग द्वारा, यानी इसे DPIIT ने जारी किया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग स्टार्टअप सुधारों से जुड़े 7 क्षेत्रों पर आधारित थी, और इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 श्रेणी में विभाजित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे गुजरात राज्य रहा है, यानी गुजरात राज्य जो है सबसे आगे रहा है। इसके बाद कर्नाटक जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। गुजरात के बाद फिर कर्नाटक आता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर है ए वाला, केवल 1। 24वां प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता। सूर्या ने अपनी फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मनोज मुंसिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता। देखिए, 22 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। तो यहां पर आपका ए वाला बिल्कुल सही है। इन पुरस्कारों में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। सेकंड वाला गलत है। देखिए, यूपी को नहीं बल्कि MP को सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है, और वहीं सूर्या को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है। तो यहां पर आपका सी वाला सही है। यहां पर आपका डी वाला भी सही है। मनोज मुंसिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड जीता। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो राज्य उभरे हैं उनमें उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य शामिल हैं। उत्तराधिकारी राज्यों में
मुगल प्रांतों के ऐसे प्रांत थे जो साम्राज्य से अलग होकर राज्यों में रूपांतरित हो गए। तो इन प्रांतों में अवध, बंगाल और हैदराबाद शामिल हैं। वहीं मैसूर जो है ये स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। तो यहाँ चौथा वाला नहीं है, यहाँ पर केवल अवध, बंगाल और हैदराबाद है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, केवल 1, 2 और 3। 26वां प्रश्न है, 1856 के एकमुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। इसका एक उद्देश्य तालुकादारों का विस्थापन था। देखिए यहाँ पहला वाला सही है। 1856 में जारी एकमुश्त बंदोबस्त पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी और यह इस मान्यता पर आधारित थी कि जो तालुकादार हैं ये बिचौलिए हैं और इनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि तालुकादारों ने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। तो एकमुश्त बंदोबस्त के जरिए तालुकादारों को हटाना इस बंदोबस्त का उद्देश्य था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 27वां प्रश्न है, वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? सोनभद्र, चित्रकूट, कौशाम्बी, मऊ। 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में हरिशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए गए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी चित्रकूट। 28वां प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा वर्ष 2025 के दौरान नहीं बल्कि वर्ष 2023 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। यहाँ पर आपका पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। तो सही आंसर होगा सी वाला, केवल 2। 29वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में बौद्ध भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है आपका बी, 1 तथा 2 दोनों। 30वां प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विजयालय चोल चोल वंश का संस्थापक था। गंगैकोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था जो पहले पल्लवों का सामंत था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल सेनाओं ने गंगा पर एक अभियान किया और ये अभियान जो है 1022 ईस्वी में हुआ है। तो चोल सेनाओं ने गंगा नदी को पार करके वहाँ के 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। तो इसी उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि
धारण की थी। इसने कावेरी नदी के मुहाने के पास एक नई राजधानी का निर्माण कराया और इसे गंगईकोंड चोलापुरम का नाम दिया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। गंगईकोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं, तो सही आंसर होगा बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 31वां प्रश्न है, सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में नदी है। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के मुहाने पर है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के मुहाने पर है। भगवानपुर सरस्वती नदी के मुहाने पर है। सुतका गैंडोर जो है दास नदी के मुहाने पर है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी आंसर है आपका सी वाला। 32वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था। बलबन द्वारा दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो सुल्तान जो था वो मंत्रियों का चयन करता था और ये मंत्री जो हैं उसकी इच्छा से पद पर बने रहते थे। नायब का पद सबसे शक्तिशाली होता था। नायब जो है व्यवहारिक रूप से सुल्तान की सभी शक्तियों का उपभोग करता था और सभी विभागों पर सामान्य नियंत्रण रखता था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब का था। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता आरजे मुमालिक द्वारा की जाती थी। सैन्य विभाग की जो स्थापना है सबसे पहले बलबन ने की थी और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने और बेहतर बनाया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो सही आंसर है आपका बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना निदेशक ने बताया कि एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा के किनारे रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी और यह रिवर आर्ट गैलरी देश की इकलौती आर्ट गैलरी होगी जहां देश दुनिया के पर्यटक कुंभ और प्रयागराज की संस्कृति के रंगों से सीधा रूबरू हो सकेंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्नेस्ट एंड यंग, डेलाइट इंडिया, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ग्रॉट थॉर्नटन इंडिया। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेलाइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवाब सिराजउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की। नवाब सिराजउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गया। नवाब सिराजउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। देखिए इसकी पृष्ठभूमि जो है बक्सर के युद्ध में है और बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है और इस युद्ध में इन तीनों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियां की हैं, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इसे इलाहाबाद की संधि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला कथन है ये गलत है। इस संधि के तहत नवाब सिराजउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने की सहमति व्यक्त की है, न कि 80 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नवाब सिराजउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गए
तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका थर्ड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में अवध के नवाब द्वारा उसे सौंपे जाने के लिए इलाहाबाद में रहने के लिए सहमत हो गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है शाह आलम द्वितीय जो है ये कंपनी संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए नहीं बल्कि ये इलाहाबाद में रहने के लिए सहमत हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा वाला सही है। नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमत व्यक्त की है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और चौथा सही है। तो सही आंसर है 35 का डी वाला, 2 तथा 4। 36वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी और गोरखा युद्ध जो है 1815 से लेकर 16 के बीच में लड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? सिटी वॉक, डीएलएफ मॉल, लुलु मॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े लुलु शॉपिंग मॉल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 2000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 38वां प्रश्न है, हाल ही में कनगनहल्ली स्थल खबरों में था। यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में। कनगनहल्ली जो है कर्नाटक में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कनकहल्ली स्थल के पास भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 39वां प्रश्न है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, इसे बाद में अंड कहा गया। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। स्तूप का उद्भव एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, इसे बाद में अंड कहा गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है यहां पर आपका बी वाला। 40वां प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? रुकनुद्दीन रोसा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का तुर्की गुलाम था, जिसने तराइन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? मेहरगढ़, मंडी, सरायकोला, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 42वां प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान रोस्ता तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया? अर्जुद्दीन खान, सिबाउद्दीन अल उमरी, शम्स सिराज अफीफ, आमिर खुसरो। सुल्तान रोस्ता तुगलक ने नागरकोट के अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 संस्कृत पांडुलिपियां एकत्रित की और अर्जुद्दीन खान के द्वारा उनका फारसी में इसने अनुवाद करवाया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया है?
जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। नागपुर डिवीजन, पुणे डिवीजन, भुसावल डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन। हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज डिवीजन देश का पहला ऐसा डिवीजन बन गया है जहां संचालित 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में से 272 ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, प्रयागराज डिवीजन। 44वां प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? अरविंद वालिया, अक्षय वेंकटेश, कौशिक राजशेखर, प्रशांत प्रजापति। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को दिया गया है और यह ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, बेसिन की संधि। सूरत की संधि जो है ये 1775 ईस्वी में हुई है। पुरंदर की संधि जो है 1776 ईस्वी में हुई है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई है। बेसिन की संधि जो है 1802 ईस्वी में हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, 1, 2, 3 तथा 4। 46वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बारदोली में किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन जो है 1928 ईस्वी में हुआ है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 ईस्वी में दिया गया है। गांधी इरविन समझौता जो है यह मार्च 1931 में हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये दिसंबर 1931 में हुआ है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। नहीं, आंसर है आपका यहां पर ए वाला। 47वां प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 18.01 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, यानी कर्नाटक की श्रेणी में पहले स्थान पर है। वहीं दूसरा स्थान तेलंगाना को और तीसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 48वां प्रश्न है, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 49वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, गोत्र प्रणाली में सगोत्र विवाह पूरी तरह से वर्जित था। गोत्र प्रणाली इसीलिए बनाई गई थी ताकि लोग अपने ही गोत्र में विवाह न करें। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। लगभग 500 ईसा पूर्व में सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की रचना संस्कृत में की गई थी। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो हैं उस समय के बहुसंख्यक समाज पर लागू होते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करते थे। तो वो लोग इन धर्मशास्त्रों की उपेक्षा करते थे। तो उस हिसाब से यहाँ पर सेकंड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 50वां प्रश्न है,
सूची 1 में अधिकारी दिया हुआ है और सूची 2 उनसे संबंधित है। सराय दल जो है कपड़ा और किराना बाजार का अधिकारी था। साइना ए मंडी जो है बाजार अधीक्षक था। बरीद जो है खुफिया अधिकारी था और मुनिया जो है गुप्त जासूस था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए ये था आपका इस टेस्ट का पार्ट 1। आपको बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।